भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है पार्टी भेजती है, हम जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, रैली करने जाते हैं और बीजेपी का प्रचार भी समझते हैं, दुश्मन को भी समझना जरूरी है। पिछले 11 साल तक मैं बता सकता हूं, इससे पहले का मुझे नहीं मालूम, ज्ञानी लोग और हैं जो बताएंगे आपको, लेकिन पिछले 11 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन स्ट्रैटेजी। बड़ी रुचिकर कैंपेन स्ट्रैटेजी। प्रधानमंत्री से लेकर उनका छोटे से छोटा नेता ब्रह्मांड की फालतू से फालतू बातों पर ज्ञान बांटेगा। जिस राज्य में चुनाव है, जिस इलाके में चुनाव है, वहां के विषय में चर्चा करने से घबराते हैं, बच के निकल जाते हैं, ध्यान बटाते हैं। झारखंड में मैं भी गया थोड़े दिन पहले, तो बोले साहब घुसपैठिया आ गए झारखंड में। मैंने थोड़ी देर के लिए मुझे लगा भाई इसका क्या जवाब देना चाहिए। सामने नक्शा हिंदुस्तान का रखा हुआ था, मैं देखा नक्शे पे तो झारखंड तो किसी और देश की सीमा से लगता ही नहीं है, देश के अंदर है, कहीं सीमा नहीं है बाहर विदेश से। तो घुसपैठिए कहां से आए? चलिए हो सकता है भाई किसी और इलाके से घुस के फिर झारखंड में आ गए, तो वो सीमा सुरक्षा किसके कंट्रोल में है? 10 साल से सरकार में कौन है केंद्र में? तो मोदी जी खुद हैं। तो फिर ये किस पर आरोप लगा रहे? आरोप लगाना, ध्यान बटाना, असली मुद्दों से जितना दूर हो सके चले जाना, ये इनका हमेशा साजिश रहती है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। ये राहुल जी एक बड़ा अच्छा किस्सा कभी कभी सुनाते हैं कि मैं अतुल जी को कहता हूं देखो अतुल जी वहां क्या हो रहा है, और चुपचाप इनका मोबाइल ले लेता हूं। ये जेब कतरों का स्ट्रैटेजी होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर बटेंगे तो आपके पॉकेट कटेंगे। तो ध्यान मत बटने देना। ये ध्यान बटा इसलिए रहे हैं, ये आपका ध्यान बांटते हैं और चुपचाप आपकी पॉकेट काटते हैं। ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस स्टडी, अगर कोई राजनीति का छात्र हो, हम सब छात्र हैं राजनीति के, आप सब छात्र हो राजनीति के, भले पत्रकार हो, आप भी राजनीति में रुचि रखते हो, कैंपेन कौन कैसा कर रहा है उसमें रुचि रखते हो। ये एक केस स्टडी है, इस पे पीएचडी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज इस पे लिखेंगी, इसमें किताबें लिखी जाएंगी कि देखिए साहब कितना मूर्ख बनाया जा सकता है एक पार्टी द्वारा वोटर को। लेकिन वोटर मूर्ख नहीं है, वोटर जानता है असली मुद्दे मुंबई के क्या हैं। वोटर जानता है कि वो जब लहसुन लेने जाता है 500 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए किलो, ये वोटर को आप क्या मूर्ख बना दोगे ये सब बातों से कि साहब बटेंगे कटेंगे ये होगा। फोन थोड़ा बंद कर दीजिए साहब। तो मैं अभी हमारे मित्र अतुल जी से पूछ रहा था कि भाई आज के दाम बताइए। तो आपके एक दोस्त हैं, क्या नाम है उनका? नागपुरे, प्रकाश नागपुरे जी। लगाइए उनको फोन जरा, आज लाइव पे उनको बताते हैं, वो मंडी में ही खड़े हैं, अभी बताते हैं आपको दाम क्या है, ताकि मुद्दों से हम इनको नहीं भटकने देंगे। जब तक ये फोन लगे, अभी एक बचपन में, हमारा बचपन तो बहुत पुराना हो गया, आप लोगों का बचपन में भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सुनते थे ना, और पेट्रोल कर दिया पूरे 100, पूरे 100 करने के बाद राज्यों को आपस में लड़ा दिया। अरे सुरेंद्र जी आपके राज्य में तो 100 रुपए है, हमारे राज्य में 98 रुपए, 2 रुपए का फर्क है। अरे साहब हमारे वक्त 70 रुपए था, उससे ध्यान हटाना है तो सुरेंद्र जी के राज्य की राजस्थान से लड़ाई करवा देंगे। ये नहीं याद रखते कि पेट्रोल अब 100 रुपए हो गया है, डीजल की वही हाल, सिलेंडर का क्या हाल, दुगने से ज्यादा 400 रुपए पे हम छोड़कर गए, 1100 में अब बिकता है। और वो सब करने के बाद हमने कैलकुलेशन की, हम तीनों बैठे आज सुबह, कि एक साधारण मराठी परिवार को साल का कितना नुकसान हुआ जब से महायुति सरकार बनी है। आप हैरान होंगे जान के, 90,000 रुपए औसतन नुकसान
एक मराठी परिवार को साल का हो रहा है जब से महायुति सरकार बनी है, महंगाई की वजह से। वो पेट्रोल डीजल हो, वो रोजमर्रा की दाल तेल, खाने का तेल, कोई ऐसा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 90,000 तो आपकी जेब से निकाल लिया। फिर बोलते हैं लाड़की बहना। कितना मिलेगा साहब साल में लाड़की बहना में? नहीं, 15,000, 1500 के हिसाब से देख लीजिए, 17,000 रुपए। 90,000 चुरा के 17,000 दे के एहसान कर रहे हैं आप पर। बाकी का हिसाब कौन देगा? तो ये चीटिंग, इसको मैं सीधा सीधा चीटिंग कहूंगा। ये चोरी और सीनाजोरी इसी को कहते हैं। ये इनकी स्टाइल है, ये इनके प्रचार का तरीका है। क्या हुआ मंडी में? वो बेहोश तो नहीं हो गया दाम सुनते हुए? देखिए, अगर बेहोश नहीं हुआ तो उसको बोलिए कि तो 90,000 का ये जो खोखा सरकार है, क्योंकि 50-50 करोड़ विधायकों पे आप खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से वसूलेंगे भी, लूटेंगे। ये लूट आपकी जेब से हो रही है। ये 90,000 सालाना की लूट हर मराठी परिवार के जेब से हो रही है। इसलिए अगर हम कहते हैं 3,000 रुपए देंगे तो वो लूट कर नहीं देंगे, जेब काट कर नहीं देंगे। अच्छे आर्थिक प्रबंधन से 3,000 दिया जा सकता है महिलाओं को। अच्छे आर्थिक प्रबंधन से 4,000 नौजवान को दिया जा सकता है, बेरोजगार नौजवान को, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती। अच्छे प्रबंधन से हमने करके दिखाया, 25 लाख का इलाज मुफ्त किया जा सकता है। अब आप कैलकुलेट कीजिए, इन्होंने 90,000 रुपए लिए हैं मराठी परिवारों से, हम कितना देने वाले हैं? आप तुलना कर लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। यह फर्क होता है। ये अक्कड़ बक्कड़ कर करके जो करते हैं आपके साथ, मुंह खोलने से पहले प्रधानमंत्री को यह सामने आंकड़े रखिए कि 90,000 मेरे परिवार का मुझे वापस लौटाइए, सूद ब्याज सब कुछ लौटाइए, मुझे चाहिए। चले आते हैं वोट मांगने, हिसाब तो दीजिए, क्यों लूटा हमसे 90,000 रुपए सालाना हर परिवार से? इसलिए अब एक ही नारा, इनके बहुत नारे आ गए। कभी आदित्यनाथ आकर कोई नारा दे देते हैं, कभी मोदी जी आकर नारा दे देते हैं। देवेंद्र फडणवीस तो एकदम जैसे शादी में रूठे हुए फूफा जी होते हैं, वैसे अमित शाह से रूठे हुए घूम रहे हैं। ये चलाएंगे सरकार, ये हटेंगे तो दाम घटेंगे, ये आज हमारा नारा है। इसलिए इन्हें हटाइए, दाम घटाइए, अपने 90,000 रुपए बचाइए और लीजिए। सरकारें जो आपको देती हैं वो आपका हक होता है। कोई एहसान आप पर ना हम चढ़ाएंगे ना इन्होंने चढ़ाया है। इन्होंने जेब जरूर काटी है। ध्यान मत बटने दीजिए, जेब मत कटने दीजिए और सवाल पूछिए जब तक उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कितने लोग खुद जाकर सब्जी, तेल, प्याज खरीदने जाते हैं? कितने लोग जाते हैं जरा बताइए। मैं तो कभी कभी जाता हूं, आप भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, अक्सर जाते हैं। नहीं जाएं तो फिर घर पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सीधी सीधी बात। तो जाना पड़ता है, जाते हैं तो असलियत मालूम पड़ती है। इसलिए इनकी कोई भी नारे, इनकी कोई भी चालें अब कामयाब नहीं होंगी। मुंबई ही नहीं, पूरे देश में, शहरों में यही स्थिति है। महंगाई की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था, घरों की अर्थव्यवस्था एकदम बिगड़ चुकी है। महीने की 10 तारीख में आप EMI देकर, खरीद फरोख्त करके जेब में हाथ डालो तो कुछ ज्यादा बचता नहीं है। 10-12 तारीख भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 7-8 तारीख को ही काम हो जाता है। फिर 5 साल बाद ये आकर इस तरह के नारे देंगे तो माफ कीजिएगा, गुस्सा आएगा, मुझे भी आ रहा है, आपको भी आएगा और वोटर भी बहुत ज्यादा क्रोधित है। अब आपके सवाल इस विषय पे हों तो अच्छा है, किसी और विषय पर हों तो भी अच्छा है। महाराष्ट्र का लास्ट बजट था 6,00,000 साढ़े 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ आपकी योजनाओं पे गया, 3.5 करोड़ सैलरी पे और पेंशन पे जाता है, तो बचेगा क्या विकास के लिए? देखिए, ये अब पूछ रहे हैं
हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए थे, हिमाचल के मुख्यमंत्री। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब देकर आपको बताया कि कैसे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, एक्साइज के थ्रू किए, अलग अलग माध्यम से, और बिना किसी की सब्सिडी छीने हुए ओपीएस भी दिया, पेंशन भी दी, इलाज का भी काम शुरू किया, 10 में से 5 गारंटियां लागू भी की। यही सवाल स्वर्गीय अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी पूछते थे जब हम किसानों का ऋण माफ कर रहे थे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब हम नरेगा ला रहे थे, तब भी यही सवाल पूछे थे। हमने ना केवल करके दिखाया, हमने ये भी दिखाया, साबित किया कि जीडीपी भी इंप्रूव हो जाती है, किसी पर कोई जोर भी नहीं लगता, नीयत साफ होनी चाहिए। अब 50-50 करोड़ विधायकों पे खर्च करोगे और चोरी से सरकार बनाओगे, ये सवाल तो इनके दिमाग में आएगा ही। 1500 रुपए दिए और फिर इलेक्शन कमीशन को चुपचाप कान में बोल दिया कि ये योजना अब रोक दो, रुकवा दी। क्यों नहीं कर पाए? इनकी नीयत खराब है। हम करके दिखा चुके हैं, करके दिखाएंगे। बहुत तेजी से बढ़ी है। आलू, प्याज, टमाटर, दाल, गेहूं, चावल जैसे जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं, उनके दाम में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया है। इसको लेकर यही असली मुद्दा है। आपने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि ऐसा मुद्दा जो मोदी जी सुनना नहीं चाहते, आपने ऐसी बात पूछ ली। मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, इसीलिए नहीं करते कि आप जैसा कोई आ जाएगा। आप जैसे तो हैं महाराष्ट्र में बहुत, जो पूछ लेते हैं, दिल्ली में कम है आजकल। तो इसी सवाल से डरते हैं और इसका जवाब उनके पास नहीं है। और फिर अगर कोई महाअघाड़ी के लोग आकर कहें आपसे कि नहीं हम राहत देंगे, हम इस तरीके से राहत देंगे, तो उन्हें दिक्कत है महायुति वालों को। अरे कैसे दे दोगे? आप नहीं दे पाए, क्या मतलब हम नहीं दे पाएंगे? हमने दिया है, हम देंगे, ये लोगों का हक है। इस तरह की महंगाई गलत है, पाप है, अत्याचार है लोगों पर। एक सवाल कोर्ट जिहाद के नाम पर मालेगांव, नासिक और अहमदाबाद में कई जगहों पर रेड की जा रही है। ये बेसिक तौर पर एक मुद्दा बीजेपी ने उठाया था लोकसभा चुनाव के बाद। अब कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके यहाँ रेड की जा रही है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? हमें समझ में नहीं आता। सरकार आपकी 11 साल से हर 15 दिन में आप कोई नया जिहाद ले आते हो। 2014 तक तो कभी कोई ये शब्द नहीं सुनाई देता था। 10 साल में हर 15-20 दिन में एक ऐसा नया नारा, एक नया ऐसा शिगुफा छोड़ देते हैं जिससे हम और आप विवाद करते रहें, हम और आप लड़ते रहें। प्याज की कीमत भूल जाएं, पेट्रोल की कीमत भूल जाएं, बेरोजगारी भूल जाएं, महिला सुरक्षा भूल जाएं, और वो जो मंडी में बेहोश है बेचारा होश में भी नहीं आएगा। ये इसीलिए किया जाता है। पवन जी, बीजेपी का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इसका खुद समर्थन पंकजा मुंडे नहीं कर रही। वो कह रही महाराष्ट्र में मुद्दा नहीं चलेगा। अजित पवार ने कह दिया कि महाराष्ट्र वाली ये बात नहीं। तो महायुति की स्थिति पर क्या करेंगे? इस देश में ये नारा नहीं चल सकता। अगर आप इस देश के लिए कहते हो कि ये देश बटेगा तो कटेगा, हम सब सहमत हैं। लेकिन इस देश में सिर्फ इनको कह दूं कि राजपूत अगर बटेंगे तो कटेंगे, ब्राह्मण अगर बटेंगे तो कटेंगे, दलित अगर बटेंगे तो कटेंगे, गलत है। पूरा देश एक रहना चाहिए तो हम कहते हैं। इसलिए जो ये नारा दे रहा है उसको इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि अगर हम बटेंगे तो हमारे पॉकेट कटेंगे और तुम लोग सब पॉकेट मार हो। सर, इस प्रकार से ऑल इंडिया फर्स्ट लॉ बोर्ड ने कल एमपीए के लगभग 269 कैंडिडेट को समर्थन दिया। इस प्रकार समर्थन कितना फायदा होगा? मुझे एक बात बताइए, आरएसएस अगर कहती है कि मैं बीजेपी को समर्थन देंगे, तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। क्या इस देश में किसी को यह हक नहीं है कि वो कह दे मैं इनको वोट दूंगा या इनको वोट दूंगा? वोट तो सबका एक ही है, उस वोट की कीमत सबकी एक ही है, भले किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, राजा हो या रंक हो, फकीर हो या कबीर हो, कोई हो। फिर किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? अलग अलग समाज बैठक करते हैं, अपने समाज के लिए वो सोचते हैं कि भाई हमारे समाज का हित तभी होगा जब इनको प्रधानमंत्री बनाएं या मुख्यमंत्री बनाएं या इनको वोट दें। इसमें क्या गलत है? ये बांटने की राजनीति, ये समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश, ये विवाद पैदा करने की कोशिश, ये गलत है। महाराष्ट्र उसको स्वीकार नहीं करे। होनी चाहिए, होनी चाहिए।
अगर उनकी अपनी सुपुत्री इतना बड़ा संगीन आरोप लगा रही है, इतना बड़ा सवाल उठा रही है, तो एक एक मराठा ये जानना चाहता है कि यहां के पुत्र प्रमोद महाजन की हत्या कैसे हुई। ये जानने का हक हम सबको है। ये रहस्य से पर्दा हटना चाहिए। उनका परिवार मांग कर रहा है और वो मांग जायज है। कन्हैया कुमार ने बयान दिया है जिसके ऊपर विवाद उठ रहा है। उप मुख्यमंत्री धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उनकी बीवी इंस्टाग्राम पर रील बना रही है। जय कुमार जो हैं वो ड्रीम 11 बना रहे हैं। इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बताइए, हमारे आपके बच्चे तो लड़ें, दंगा करें, हमें प्रेरित किया जाता है, अरे देखो वो अब्दुल आ गया, ये राम आ गया, वो रहीम आ गया, और इनके बच्चे बीसीसीआई में बनेंगे, अरब के शेखों के साथ बैठकर 5 स्टार होटल्स में पार्टियां करेंगे। ये क्या अच्छी बात है? क्या ये जायज बात है? तो बिल्कुल सही सवाल उठाया कन्हैया जी ने। ये समाज बट कर नहीं चल सकता। सबके सबसे संबंध आज के नहीं है। हजारों साल से हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ी एक दूसरे के त्योहार मनाने की आदत है हमारी, ये रवायत है हमारी, ये संस्कृति है हमारी। और हिंदू धर्म, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति अपने आप में इतनी विशाल, एक सागर से भी विशाल है। वो सब नदियों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखती है। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं नसीम खान, उनके पोस्टर्स जो हैं भगवान की मूर्तियों के ऊपर चिपकाए गए, जिस पर नसीम खान की तरफ से ऑफिशियली शिकायत भी दर्ज कराई गई। उनका कहना है कि सॉल्यूशन जानबूझकर इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए। बिल्कुल, ये इस पर पार्टी की तरफ से अधिकारी बिल्कुल जानबूझकर ही ऐसी इस तरह की शैतानी होती है। एक सेकंड मंडी में है, तुम्ही 1 मिनिट सांगा। पवन खेराजी विचारतात तुम्हाला, तुम्ही सांगा तुमचा फोन। पवन खेराजी तुम्हाला प्रश्न विचारतील, त्याचा तुम्ही भाव सांगा। ते तुमचा फोन आता स्पीकर फोनवर टाकतोय मी। हाँ जी, नागपुरे जी, नहीं कट रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो जानबूझकर भगवान की मूर्ति पर, फोटो के ऊपर इस तरह के पोस्टर चिपकवाना और साजिश करना अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ, ये भाजपा की टूल किट है। इस टूल किट के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, जहां भी हो सकता है शिकायत भी करेंगे। नागपुरे जी, आवाज आ रही है जी? अभी ये बताइए, लहसुन की क्या कीमत है अभी? लहसुन लहसुन 500 रुपए किलो है बंबई में। नहीं, हमारे इधर नागपुर में। और प्याज 100 रुपए किलो है मुंबई में। ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। इसमें एक और बात निकल कर आई कि जो किसान है वो भी रो रहा है और जो प्याज खाने वाला है वो भी रो रहा है। तो पैसा कहां जा रहा है? तो पैसा जा रहा है दलाल और बिचौलिए के पास, काला बाजारी वाले के पास। हाँ बोलो। हाँ नागपुरे जी, जी पैसा कहाँ जा रहा है फिर? इतना पैसा ये मिडल मैन को जा रहा है, दलाल को जा रहा है। दलाल को जा रहा है। और सोयाबीन की क्या कीमत है? सोयाबीन 3,3200 रुपए का रेट चल रहा है। लगाने में आता है 4,000 रुपए, 4,500, बिक रहा है 3,3200 का। ये स्थिति दलालों के लिए और काला बाजारियों के लिए एक ऐसी सुविधा बना दी कि प्याज उगाने वाला को भी कोई लाभ नहीं, प्याज खाने वाला भी रो रहा है, और बीच का आदमी महायुति के लिए प्रचार कर रहा होगा, कहीं खर्चा कर रहा होगा उन पर। सर, कन्हैया कुमार का जो बयान था, आपने उस पर कमेंट किया है, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं, क्या कांग्रेस इस बयान के समर्थन में है? क्योंकि जिस तरीके का महिला का अपमान उन्होंने किया है, एक डेप्यूटी, इसमें अपमान क्या हुआ? तो उन्होंने कहा है कि एक नेता जो है वो धर्म को बचा रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी जो है वो रील बनाने में व्यस्त है। तो इसमें अपमान क्या हुआ? क्या आप इस डेरोगेटरी नहीं, मुझे बताइए डेरोगेटरी कैसे हुआ? रील बनाने में व्यस्त है, मैं मुझे आप में से कोई बता दीजिए डेरोगेटरी क्या है, बताइए। मैं अभी बोलूंगा सुरेंद्र जी आप रील बनाने में व्यस्त हैं, क्या आपको बुरा लगा? मैडम आपको बुरा लगा? रील बनाती हैं आप तो बुरा लगता है, इसमें क्या बुरा है मुझे बताइए। ये देखिए, आप हमारे नेताओं के लिए कुछ भी मोदी जी कह दें और हम जरा सा एक लाइन बोल दें कि रील बनाने में व्यस्त हैं, तो बोले डेरोगेटरी हो गया जी, अपमान हो गया, छुई मुई हो। और छुई मुई हो तो राजनीति में क्या कर रहे हो? ये टच मी नॉट बन के राजनीति नहीं होती दोस्त, बता दीजिएगा फडणवीस जी को। राजनीति करनी है तो मैदान में आइए, जो बोलना है हमें बोलिए, हम सुनेंगे, और हम जो बोलेंगे आपको भी सुनना होगा। सवाल और है, कल अजीत पवार ने डिफेंड किया है, क्योंकि नवाब मलिक को टिकट
टिकट दिया गया, बीजेपी उनका प्रचार भी नहीं कर रही है, नवाब मलिक पर आप लोग भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने डिफेंड ये किया कि हमने 10% मुस्लिमों को टिकट देने की बात कही थी, उसी के तहत चाहे निशान सिद्दीकी हो, नवाब मलिक हो, सना खान हो, ऐसे कई लोगों को टिकट दिया है। क्या इतना ही डिफेंस काफी है? अजीत पवार जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, हमें उनसे क्या मतलब? उनसे तो महायुति वालों को भी कोई मतलब नहीं, तो हम क्यों उन पर जवाब दें? छोड़िए ना उनको, ये कोई मुद्दे हैं। अजीत पवार जी ने तो एक मुद्दा दिया इस पूरे चुनाव में, बड़ा विस्फोटक मुद्दा दे दिया कि गौतम अडानी बैठते हैं अमित शाह के साथ, अजीत पवार के साथ और सरकार गिराने की साजिश रचते हैं। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? आप कहां सना खान के पास? पॉलिटिकल लोग तो बैठेंगे, चर्चाएं भी करेंगे, व्यापारी क्या कर रहा था बताइए ना। तो फिर शरद पवार अडानी के साथ, अरे साहब, पॉलिटिकल लोग तो आपस में बैठते हैं। अडानी जी क्या कर रहे थे वहां? पॉलिटिकल हो सकता है शरद पवार जी गए हो पता लगाने के लिए क्या हो रहा है। अडानी क्या करने गए थे? अडानी क्या करने गए थे ये तो बताइए। संबंध होना अलग बात है, सरकार गिराने की साजिश रचने में अडानी क्या कर रहे थे, सवाल ये है। फिर से भटकाने मत, कोशिश मत कीजिए, इसी पर आइए। सर, मैनिफेस्टो में सर कई मुद्दे अपने रेस किए गए हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो हम इसे लागू करेंगे। कल टाइम्स ऑफ से खास बातचीत करते समय आपके सीनियर लीडर हैं तलवई साहब, उन्होंने एक मुद्दा छेड़ा है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस आतंकवादी है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आरएसएस पर बैन स्थापित किया जाएगा? मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा, मैंने वो इंटरव्यू देखा नहीं। चैनल में कम देखता हूं ये वाले जिनका आपने नाम लिया। ऐसा नहीं होता। देखिए, बात यह है, हम विवाद पैदा करने वाली बातों में नहीं विश्वास रखते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर गलत करता हुआ पाया जाता है तो देश का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई होती है। आज से नहीं हो रही, हमेशा होती है। हम पर भी हुई है, अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो हम पर भी हुई है। डेफेमेशन का केस होता है ये ना। तो ये इसमें कोई विवाद पैदा करने वाली मुझे नहीं लगता कोई बात है। सवाल इसलिए क्योंकि बजरंग दल पर बैन करने की मांग उठाई गई थी, क्या ये सेम लाइन आरएसएस पर भी लागू है? जैसा मैंने कहा, अगर किसी के खिलाफ कहीं कोई शिकायत आती है, वो व्यक्ति हो या संगठन हो, तो तब देखा जाएगा कि क्या कानून है जिसके तहत कोई कार्रवाई हो सकती है। जो चिट्ठी भेजी थी वो फेक थी, इन्होंने बताया पूरा। आप लोगों का जो जवाब दिखा गया वो अरे जब ये चिट्ठी भेजी थी, ये तो कबूल। सब इस तरह की बातों में थोड़ा ही कोई चुनाव लड़ा जाता है। फिर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब हुआ? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बात थी कि लहसुन का क्या कीमत है और प्याज की क्या कीमत है? देखो फिर से बीजेपी कहां ले जाती है। हमें उसका शिकार नहीं होना, हमें अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। मुद्दा है कि 90,000 रुपए एक एक मराठी परिवार का साल का लूटा जा रहा है। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है बताइए? वो 90,000 बच्चों की फीस, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना, बच्ची की शादी, बच्चे की शादी, ये सब में खर्च होना चाहिए। सरकार लूट रही है। प्रियंका जी पूरे महाराष्ट्र चुनाव में 17 तारीख को गढ़चिरौली में आ रही है, लेकिन जब से कैंपेन शुरू हुआ है अभी तक, अभी कल तो उनका चुनाव खत्म हुआ, बड़ी जल्दी में वो आप आ रही हैं। लेकिन बीजेपी की हमारे खड़गे साहब, हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी कल से शुरू, लगातार हमारे तमाम नेता, भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी, सुखविंदर सुक्खू जी, डीके शिव कुमार जी, रेवंत रेड्डी जी। अब आपको हमारे नेता बड़े नहीं लगे तो वो मेरी गलती तो नहीं है, हैं तो बड़े। अभी आप ओबीसी कुत्ता है, बीजेपी के एक नेता ने। देखिए, ये आप गुजरात से शुरू कीजिए। ये जो बटेंगे कटेंगे वाले लोग हैं ना, मैं आपको बताता हूं कैसे बांटते हैं। गुजरात में क्या किया? पाटीदार वर्सेस अदर्स। महाराष्ट्र में मराठाओं की लड़ाई किसी और से, यूपी बिहार में यादवों की लड़ाई किसी और से। हर जगह आप यही देखते हुए इनको पाएंगे, कैसे एक जाति को दूसरे से लड़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास आपने कंप्लेंट की थी ऐड के बारे में, तो उन्होंने कोई जवाब दिया है और वो बंद हो गई, क्या हुआ? हाँ, जब बनवा गए थे। इसका अभी कोई जवाब अभी नहीं आया है। हमारे वकील शायद आज या कल वहाँ जा भी रहे हैं चेक करने के लिए। जवाब अभी तक तो नहीं आया। वही वकील हमारे ड्राफ्ट कर रहे हैं उसका।
एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, काफी अहम सवाल है। आप लोगों द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस चुनाव में काफी ज्यादा उपयोग हो रहा है, पैसे काफी बांटे जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा है कि पैसे अभी तो बताया आपको 90,000 तो आप ही के परिवार से। बाहर के विदेशों से पैसे हम तो खर्च ही नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं वोट जिहाद के लिए। एक सेकंड, यहां से अभी एयरपोर्ट चलो, एक होर्डिंग अगर आपको वहां विकास अघाड़ी की दिखे बड़ी, मुझे बता देना। और उनकी लाइन से 150-200 होर्डिंग सिर्फ इसी रोड पे दिख जाएंगी। ये कहां से पैसा आ रहा है हम पूछ रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खर्चा कौन कर रहा है आप जानते हैं। एक रैली प्रधानमंत्री की 8 करोड़ रुपए खर्च होता है, हमने पूरा चेक करा के बताया आपको। 8 करोड़, क्योंकि मंच बड़ा 5 स्टार होता है, एयर कंडीशन होता है, अलग अलग तरह की सुविधाएं होती हैं। ये एक्सपर्ट है, उसमें बताएंगे आप। टेलीप्रॉम्प्टर महंगे होते हैं वैसे, आपको नहीं, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर में भी गुजराती का अनुवाद आता है सामने, वो और महंगा होता है। अभी आपको लगता है कि यहां आकर वो हिंदी में बोल रहे हैं, वो लिखा सामने गुजराती में है। तो 8 करोड़ रुपए एक रैली पे खर्च हो रहा है। कहां से आ रहा है हम जानना चाहते हैं। अभी सुना कि कंटेनर भर के 3,400 करोड़ कैसे आ गया भाई महाराष्ट्र में, गुजरात से क्यों आया? पैसा यहीं से लूटा है। जब फॉक्सकॉन की फैक्ट्री यहां से हटा दी जाती है, एयरबस की फैक्ट्री यहां से हटा दी जाती है, 10 बड़े बड़ी फैक्ट्रियां यहां से हटा दी जाती हैं, पैसा तो आप ही का लूटा है। और अभी हमने देखा गौतम भाई का बड़ा अच्छा प्यारा सा ट्वीट था ट्रंप भाई को, कि अब यहां का पैसा ले जो यहां से जो लिया है अमेरिका में जाके निवेश करें। तो पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, आपके सामने है। और हमारे दोस्त अभी पूछते हैं कि साहब आपके पास इतना पैसा आ गया। अरे साहब, हमारे पास अगर इतना पैसा होता तो टाइम्स नाउ को एडवर्टीजमेंट दे देते, हम नहीं दे पाए। देखो, पूछो जरा उनसे। अरे आते तो हम तुमको ऐड तो दे देते, हम तो दे ही नहीं पा रहे। सरकार किसकी है उनसे पूछो। हम बेवकूफ हैं कि सरकार भी नहीं होगी और विदेशों से पैसा भी लाएंगे, और लेंगे तो फिर टाइम्स नाउ को क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे साहब आपको एडवर्टीजमेंट। नहीं दे पा रहे, बता रहे हैं आप। हमारा तो लोकसभा में अकाउंट फ्रीज कर दिया, तब तो आपने कोई डिबेट नहीं की हम पर। तो विदेशों से पैसा आ रहा होगा, जिनकी होर्डिंग्स लगी उनसे पूछिए, वो जवाब देंगे, क्योंकि वही ला रहे हैं। और सवाल? थैंक यू। थैंक यू।